ब्रेस्ट फीडिंग इनफैक्ट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द मदर्स वेट। पीरियड का पैटर्न कैसा चल रहा है उसके साथ मेनोपॉज कब आएगा का उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पाएगा। नॉर्मली हम फर्टाइल पीरियड लेते हैं शॉर्टेस्ट साइकिल और लॉन्गेस्ट साइकिल दोनों को मद्देनजर रखते हुए। तो हम डे 8 से लेकर डे 18 तक अधिकतर कपल्स को बोलते हैं कि इस बीच हमें ऑल्टरनेट डे ट्राई करना चाहिए। पैप स्मीयर जो हमें 3 साल में एक बार कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड जो यूट्रस और ओवरीज दोनों को देखता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिनको हर वुमेन को ख्याल रखना चाहिए कि मैं एनुअली एक बार जरूर करा लूँ, स्पेशली अगर मैं अपने 40s में। thehealthsite.com का आज का द हेल्थ साइट पॉडकास्ट मैं खास नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक उस महिला के लिए जो यंग मदर्स हैं और उन महिलाओं के लिए जो अब माँ बन चुकी हैं और शायद हेल्थ को लेके थोड़ी सी लापरवाह हैं। और इसीलिए इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए महिलाएं किस चीज़ प्रॉब्लम को जो है इग्नोर कर देती हैं, किस बात का ध्यान नहीं रखती हैं, क्या डिफरेंस आ गया है यंग मदर्स में और जो ऑलरेडी मदर्स हैं, इन सारी परेशानियों को लेकर आज द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर रीनू जैन। वेलकम डॉक्टर। डॉक्टर रीनू जैन मैक्स हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आज डॉक्टर खुद बताएंगी कि जो महिलाओं को, चाहे वो यंग मदर्स की बात करें या यंग फीमेल्स की बात करें या फिर जो ऑलरेडी मदर्स हैं उनकी बात करें, उनको बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। कुछ नोटिस कर लेती हैं, कुछ नोटिस नहीं करती हैं, चाहे यूँ कहें कि इग्नोर कर देती हैं क्योंकि उनके पास और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उन्हें फैमिली देखना है या फिर उन्हें अपना करियर देखना है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। बेसिकली जो मैंने नोटिस किया है, मैं भी एक माँ हूँ तो मैं भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ कि महिलाएं बेसिकली जब प्रेगनेंसी की बात आती है, कंसीविंग का टाइम आता है एक, उस टाइम के वक्त और पीरियड्स को लेके जहाँ हम बात करते हैं यूट्रस और वजाइनल को लेके, वहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा लापरवाही करती हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, बेसिकली मैं ये कहूँगी कि लाइक यू सेड कि क्योंकि वुमेन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ शोल्डर करती हैं। दे आर डॉटर्स, मदर्स, दे आर सिस्टर्स। तो सब कुछ संभालते संभालते अलॉन्ग विद देयर करियर जो एक चीज़ नेग्लेक्ट हो जाती है अक्सर इज़ देयर ओन हेल्थ। बट जो चीज़ ध्यान देने लायक है वो ये कि वुमेन आर अ फाउंडेशन ऑफ एनी फैमिली, और फाउंडेशन का स्ट्रांग होना फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द हेल्थ अटेंशन शुड स्टार्ट फ्रॉम द वुमेन इटसेल्फ। खुद का ख्याल रखेंगी तो फैमिली का ख्याल और अच्छे से रख पाएंगी। पर्टिकुलरली जब हम वुमेन हेल्थ या गायनेकोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत बार सोशल टैबूज अटैच्ड होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो फॉर ईयर्स टुगेदर अपने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, बट दे डोंट कम आउट विद देयर प्रॉब्लम्स, फैमिली से शेयर नहीं करते या डॉक्टर को क्लिनिक में विजिट नहीं करते हैं बिकॉज दे फील शाई अबाउट इट, है ना। जैसे बहुत कॉमनली अगर हम बात करें इन एल्डरली वुमेन, प्रोलैप्स यूट्रस है या वजाइनल डिस्चार्ज है या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, तो बहुत बार वो शाई फील करते हैं, अपने पार्टनर्स को भी नहीं बताते हैं या घर पर अगर यंगर चिल्ड्रन हैं उनसे शेयर नहीं करते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि वो टैबू अटैच्ड है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट तक बहुत सारे विजिट नहीं कर पाते। बट इस सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अगर क्रॉनिक वजाइनल डिस्चार्ज चल रहा है, उनको लगता है कि वजाइनली हमें डिस्चार्ज है या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पैटर्न है, तो इसमें कुछ सीरियस डिसीजेस भी हो सकते हैं और अपनी हेल्थ को स्क्रीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड ऑफ पेल्विस विच इंक्लूड्स यूट्रस एंड ओवरीज एक असेंशियल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ वुमेन को कराने के लिए, इज़ अ पैप स्मीयर टेस्ट विच इज़ अ हेल्थ चेक ऑफ द माउथ ऑफ यूट्रस। माउथ ऑफ यूट्रस को हम मेडिकल लैंग्वेज में सर्विक्स कहते हैं। और वहाँ का हेल्थ चेक एवरी 3 years हर सेक्शुअली एक्टिव वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कराना चाहिए। इट्स अ सिंपल टेस्ट वेयर यू डू एन इंटरनल चेकअप, टेक ब्रशिंग्स एंड सेंड इट टू द लैब। और ये एक उस तरह का कैंसर होता है, सर्विक्स का कैंसर, जो कि प्रिवेंटेबल कैंसर है। यानी बॉडी में अनेकों कैंसर्स होते हैं जिनको हम पकड़ तो सकते हैं बट प्रिवेंट नहीं कर सकते। बट जो सर्वाइकल कैंसर है, फॉर्चुनेटली इट इज़ अ प्रिवेंटेबल कैंसर। बहुत टाइम देता है हमको एक्ट करने के लिए, तो अगर हम टाइमली पैप स्मीयर कर उसे पिक कर लें, और बल्कि आजकल तो वैक्सीन बन गई है जैसे हम HPV वैक्सीन या गार्डासिल या सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं, बल्कि रिसेंटली एक इंडियन वर्जन भी लॉन्च हुआ है विच इज़ मोर अफोर्डेबल to women. So nowadays focus of government of India is कि हम यूनिवर्सली सब यंग गर्ल्स को 12 to 14 years तक वैक्सीनेट करें ताकि आगे जाकर उनमें ये सर्वाइकल कैंसर का प्रॉब्लम ही हम इरेडिकेट कर। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अगर मैं बात करूं, अगर हम कंपैरिजन बात करें यंग मदर्स और जो ऑलरेडी मदर्स हैं, तो
आजकल की लाइफ़स्टाइल की वजह से कि जो यंग मदर्स हैं वो पहले ही अलर्ट हो गई हैं कि हाँ, आगे चल के ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो बहुत ध्यान दे रही हैं। क्या ये मैसेज उन मदर्स तक नहीं पहुँच पा रहा है या ये चीज़ वो नोटिस नहीं कर पा रही हैं? कहाँ पर लैक हो रहा है कि जो ऑलरेडी मदर्स हैं वो थोड़ी-सी केयरलेस हैं? वहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है हाइलाइट करने के लिए? मुझे लगता है अवेयरनेस, हेल्थ के लिए अवेयरनेस होने के लिए लाइक हम आजकल वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, सो द यंगर जनरेशन है वो डेफिनेटली एक सिम्टम आता है तो दे डेफिनेटली गूगल इट आउट, ट्राई टू नो मोर अबाउट इट, डाउट होता है तो जाकर गायनेकोलॉजिस्ट को मिलते हैं। उस तरह का जो एक फोर्थ कमिंग एटीट्यूड या एक जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने जैसी जो इच्छा है ना, वो प्रॉबली थोड़ा सा एक जनरेशन गैप जैसा है कि दे आर नॉट वेरी फ्री टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, या फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को इतना इंपॉर्टेंस अटैच नहीं करते हैं, या उन्हें लगता है कि ये तो आम सी बात है, या 40s में मेंस्ट्रुअल इश्यूज तो हो ही जाते हैं, कभी कभी लोगों को लगता है ये अप्रोचिंग मेनोपॉज है, ये टाइम के साथ सेटल हो जाएगा। एज अगेंस्ट जो यंगर जनरेशन है, दे आर मोर विजिलेंट, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर कोई भी साइन है तो हम टाइमली उस पर एक्ट अपॉन करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, कोई अवेलेबल स्क्रीनिंग टेस्ट हैं या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है तो हम उनको लें, तो प्रॉब्ली दे आर मोर प्रोएक्टिव अबाउट देयर हेल्थ, एंड इसमें अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 30s के बाद जैसे ही 30 क्रॉस करते हैं तो कौन सी बीमारियां या फिर कौन सी परेशानियां जो हैं सबसे पहले घेरती हैं महिलाओं को? लाइक यू सेड, वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल इन्फेक्शंस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। इसके अलावा फर्टिलिटी इश्यूज आजकल विद लेट एज ऑफ मैरिज, लेट एज ऑफ सेटलमेंट एंड कपल्स प्लानिंग ऑन देयर प्रेगनेंसी एट अ लेटर एज, बहुत बार एज रिलेटेड फर्टिलिटी डिक्लाइन भी होता है। अच्छा। तो फर्टिलिटी चैलेंजेस। दूसरा, जैसे चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वजह से वेट गेन, हेयर ग्रोथ, एक्ने, फर्टिलिटी चैलेंजेस, लेट साइकिल्स, लाइट साइकिल्स, ये सब इश्यूज हार्मोनल इम्बैलेंसेस और सीडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण है। सो इन 30s मेनली फर्टिलिटी इश्यूज, मेंस्ट्रुअल इश्यूज, वजाइनल इन्फेक्शंस। कैंसर्स थोड़ा सा लेटर ऑन रहते हैं, लाइक लेट 40s, 50s, मेनली 60s, मेजॉरिटी कैंसर्स आर इन दैट एज ग्रुप, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो विजिलेंस या अवेयरनेस अबाउट कैंसर स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल एज ग्रुप्स, सब में चाहिए। तो पीसीओडी और पीसीओएस की बात कही आपने, तो ये आजकल इतना कॉमन कैसे हो गया ऑल ऑफ सडन? लाइक आई सेड, एक तो लाइफस्टाइल हमारा, क्योंकि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लॉट ऑफ जंक फूड इन अ डाइट, नो एक्सरसाइज। सो ऑल्दो पीसीओडी इज़ अ डिसीज़ जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। इट इज़ अ डिसीज़ जिसमें मेटाबॉलिक इम्बैलेंस रहता है, स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से ये सारे साइकिल्स होते हैं कि लेट साइकिल भी आ रहा है, ओवरवेट भी हो रहे हैं, एक्ने है, हेयर ग्रोथ है। बट हमारे लाइफस्टाइल का डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल है। पीपल हु आर इन एक्टिव लाइफस्टाइल, उनमें अगर पीसीओडी या पीसीओएस का प्रेजेंटेशन है भी, तो वो ये सारी चीज़ें चेक में या कंट्रोल में रहती हैं, एंड दे आर एबल टू कंट्रोल पीसीओडी अपने लाइफस्टाइल की वजह से। सो एक एक्टिव लाइफस्टाइल, डेली वॉक करना 30 to 45 मिनट्स, अपनी डाइट में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को वॉच करना, ये दो चीज़ें अगर हम कर लें तो पीसीओडी होने पर भी वो चेक में रहता है। तो अगर हम जानना चाहें कि व्हाट वाज द राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट, तो वो राइट एज क्या है जिसमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इश्यूज फेस नहीं करनी पड़ती? सी एज सच द राइट एज इज व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट मेडिकली अगर हम जाने तो शायद 25 to 30 का जो विंडो है वो बेस्ट है, बिकॉज इट गिव्स यू 20 technically you can get pregnant after 18, है ना, less than 18 is a teenage pregnancy which is ideally should not be there. उसके बियॉन्ड हम कभी भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं अगर हमारा न्यूट्रिशन हमने मैनेज किया हुआ है। 25 to 30 मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा एक मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड कि प्रेगनेंसी, उससे जुड़ी हुई इम्प्लीकेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैविंग अ चाइल्ड, एंड साथ साथ हमारा फर्टिलिटी डिक्लाइन भी नहीं रहता है 25 to 30 के बीच में। तो 25 to 30 आई वुड से इज़ द आइडियल विंडो। Beyond 30 also, आजकल with the recent trends, couples usually settle down by 30, have their first child by 32, 33, second by 37, 38, and that is a trend that's happening. Even that's manageable, but definitely एक fertility decline और pregnancy में होने वाले complications, as in blood pressure बढ़ जाना, diabetes हो जाना, या baby में genetic issues आना, या abortion rate का बढ़ना, ये सब चीज़ें बढ़ती उम्र में pregnancy plan करने के साथ, especially between 35 to 40, या जो mothers 40 के beyond भी plan करते हैं, वहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलता है।
तो क्या अगर लेट प्रेगनेंसी प्लान हो रही है या जल्दी हो रही है या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो क्या आफ्टर डिलीवरी जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती हैं महिलाएं, तो क्या कहीं वो रिलेट करता है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एज सच लाइफस्टाइल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इट्स एन एंटिटी जो बहुत कॉमनली देखी जा सकती है बहुत बार, क्योंकि इट इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर इस पे है कोई ना? बात क्यों नहीं करना चाहता? आई हैव हाँ, सीन सो मेनी वुमेन दे डोंट वांट हम्म। टू टॉक अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बिकॉज व्हाई? बिकॉज हमेशा से ही साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को लेकर एक सोशल टैबू रहा है। अभी भी अगर आप कोई भी वुमेन एंजाइटी या डिप्रेशन के साथ आती हैं, द मोमेंट यू टेल देम कि आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। उनको लगता है नहीं, शायद हमारी नींद पूरी नहीं हुई, शायद हमें स्ट्रेस हो रहा है, वर्क लाइफ स्ट्रेस है। तो हम हमेशा एक ऑल्टरनेट ढूंढना चाहते हैं, ओके। क्योंकि उसके साथ एक सोशल टैबू अटैच्ड है। इफ़ यू मेक हर कंफर्टेबल एंड टेल हर कि उनका जो फंक्शनल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिस प्रॉब्लम से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उसका एक ईजी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो आई एम श्योर बहुत सारे वुमेन वुड फैमिली सपोर्ट के साथ, एक सोशल सपोर्ट के साथ, वुड लाइक टू सीक ट्रीटमेंट फ्रॉम द राइट स्पेशलिस्ट, ताकि उनकी लाइफ में और क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट हो। सो पोस्टपार्टम ब्लूज एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन दो चीज़ें होती हैं। पोस्टपार्टम ब्लू जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का ही माइनर वर्जन है। अच्छा। तो पोस्टपार्टम ब्लूज से तो मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन वुड सफर राइट आफ्टर देयर डिलीवरीज, क्योंकि एक लैक ऑफ स्लीप होता है बहुत बार, चेंज इन हार्मोनल पैटर्न होता है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट हैंड। अचानक रेस्ट से नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एग्जैक्टली, रेस्ट नहीं मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं, बट दे आर टेम्पररी एंड विद सपोर्ट, यूजुअली विदाउट मेडिकेशन वो सेटल हो जाते हैं। बट कभी कभी जब उनका डिग्री बढ़ जाता है और वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रहते हैं, जहाँ उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या थॉट्स ऑफ हार्मिंग द चाइल्ड आ रहे हैं, दैट इज़ अ मोमेंट जिसको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड एंकरेज हर टू विजिट अ साइकेट्रिस्ट एंड एक रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट उनको तो लेना आपके चाहिए। पास कोई कभी ऐसा केस आया है? हमारे पास तो बहुत कॉमनली आते हैं, वेरी फ्रीक्वेंटली आई हैव सीन वुमेन एंटरिंग, दे सिट डाउन और मतलब तुरंत ही दे स्टार्ट क्राइंग। उनको समझ में ही नहीं आता कि हमारे साथ क्या चल रहा है। उनका कंप्लेंट ही ये होता है कि डॉक्टर अभी बिना किसी बात के मुझे रोना आ जाता है, मुझे बुरे बुरे से थॉट्स आते हैं। तो बहुत सारे जिनको सिर्फ थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम है, जिन्हें लगता है कि मुझे एंजाइटी रहती है, पैल्पिटेशंस होते हैं, रोना आ जाता है, बहुत सारे फैमिली सपोर्ट और सोशल सपोर्ट से या विद सम काइंड ऑफ साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट से दे इम्प्रूव। लेकिन जहाँ पर इट इज़ लाइक थॉट ऑफ हार्मिंग वन सेल्फ या थॉट ऑफ हार्मिंग द चाइल्ड, वहाँ पे डेफिनेटली हमें स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो कुछ साइंस हैं जो फैमिली को ऑब्जर्व करने चाहिए, और उस टाइम पे जब डिलीवरी होती है तो फैमिली का सपोर्ट क्या होना चाहिए? देखिए, एक न्यू मदर को सपोर्ट इस तरह से भी चाहिए कि बॉडी को रेस्ट मिले। बच्चा रात को सोता नहीं है, देयर शुड बी समवन टू शेयर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेबी को फीड करना है, सपोजिंग अगर हम टॉप फीड करते हैं तो पीपल कैन टेक टर्न्स टू फीड द बेबी वाइल जब मदर रेस्ट कर रही हों। इसके अलावा अगर उनमें कोई मूड चेंजेस हैं, गुस्सा आ जा रहा है, इरिटेबिलिटी है, तो उसमें थोड़ा सा सपोर्टिव रहें कि समझें कि ये हार्मोनल पैटर्न चेंज की वजह से है, न्यू मदर है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हर। तो कभी कभी हमें लगता है कि वाई शी स्नैपिंग, क्यों हम पे गुस्सा हो रही हैं, ऐसा क्या है। तो अगर हम उसे समझें और उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करें, उन्हें बताएं कि हम इस सब में वी आर विद यू, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसी लेवल पे रिजॉल्व हो जाते हैं। और जो लोग नहीं रिजॉल्व हो पाते या एक सीरियस टर्न ले लेते हैं, उनको तो डेफिनेटली अटेंशन चाहिए। ओके। तो ये तो आपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं बात नहीं कर पाती हैं, और बहुत लोग जो हैं इसको हाईलाइट नहीं भी करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब डिलीवरी के बाद की बात करते हैं, जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको उस टाइम पे क्या-क्या जो है चीज़ें अपनी हेल्थ को लेके अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आई थिंक बहुत सारी डेफिशिएंसीज जो हैं बॉडी में हो जाती हैं उस टाइम पे, और बहुत सारी वीकनेस आती है उस टाइम पे। तो डेफिनेटली सप्लीमेंट्स हाँ, का बहुत रोल है। हाँ। जैसे कि एक न्यू मदर, एक लैक्टेटिंग मदर को कैल्शियम और प्रोटीन, दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट मेनली रहता है। तो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जब जैसे हम मदर को कहते हैं कि शी शुड बी ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, हम बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराएं, इसको हम मोटिवेट करते हैं, क्योंकि बेबी के लिए भी ये अच्छा है और मदर के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं। तो ऐसे मदर्स को कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स रिक्वायर्ड होता है। इन एडिशन अ हाई प्रोटीन डाइट फॉर वेजिटेरियंस कैन कम
come from dairy and from pulses and dale and all. And for non-vegetarian people who take non-vegetarian can come from eggs and meat and all. तो प्रोटीन और कैल्शियम का तो रोल है ही. इसके अलावा अगर बर्थिंग के दौरान ब्लड लॉस हुआ है और उनमें अनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, तो ऐसे मदर्स को आयरन रिच फूड और आयरन सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत रहेगी. इन एडिशन लॉट ऑफ वाटर, कि अगर पानी की कमी के कारण बहुत प्रेवलेंट बहुत बार मिथ होते हैं कि पानी कम लेना है नहीं तो पेट बढ़ जाएगा, तो बहुत बार वुमेन पानी को एडिक्वेटली नहीं लेती हैं, विच कन्वर्ट्स इनटू यूरिनरी इन्फेक्शन एंड कॉन्स्टिपेशन मेनी टाइम्स. सो उनको कॉन्स्टिपेशन से ना जूझना पड़े, इसके लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर इन डाइट, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, चाहे घर के अंदर ही हम मूवमेंट रखें, 15-20 मिनट्स का मूवमेंट रखें, एंड मिनिमम 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर. और फ्रूट्स के पोर्शंस, बिकॉज फ्रूट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ नॉट जस्ट वाइटामिन एंड मिनरल्स, वो फाइबर का भी अच्छा सोर्स है, तो कॉन्स्टिपेशन से उनको रिलीफ रहेगा. तो वाटर इनटेक, फाइबर इनटेक एंड द सप्लीमेंट्स, ये 3 चीज़ें. इन एडिशन अ गुड एडिक्वेट स्लीप, रात में नहीं हो पाती है तो हम यूजुअली पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि जो बेबी का स्लीप साइकिल है उससे आप अलाइन हो जाइए. तो अगर बेबी सो रहा है तो आप भी रेस्ट करें, बेबी जग रहा है तो यू यूज़ योर टाइम टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड. तो जैसे डिलीवरी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे आपका वेट गेन हो जाता है और आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं. उस टाइम पे स्ट्रेस लेवल अलग ही बढ़ जाता है, क्योंकि एक महिला को लगता है कि पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब मैं ऐसी हो गई, हेयर लॉस हो गया. तो डेफिनेटली बॉडी इमेज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. उन्हें लगता है कि एक वन ऑफ द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पोस्टपार्टम ब्लूज, उन्हें लगता है कि मेरा बॉडी शेप, बॉडी इमेज, बॉडी साइज, ये सब चीज़ें उनको बॉदर करती हैं. तो शी हैज़ टू अंडरस्टैंड कि व्हेन शी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग शी कैन नॉट बी क्रैश डाइटिंग और ओवर एक्सर्टिंग. दैट इज़ अ टाइम टू रेस्ट एंड फीड द बेबी. बट जैसे आफ्टर अ सर्जिकल डिलीवरी, अगर हम सिजेरियन डिलीवरी की बात करें, नॉर्मल डिलीवरी की भी बात करें, अधिकतर मदर्स 3 months आफ्टर बर्थिंग अपने प्री प्रेगनेंसी वर्कआउट पे रिटर्न कर सकती हैं. तो 3 months के बाद वो कुछ फॉर्म ऑफ वर्कआउट, डेली वॉक और सम काइंड ऑफ लाइट वेट्स और एरोबिक्स, उतना वो शुरू कर सकती हैं, जिससे कि ग्रेजुअली शी इज़ गोइंग टू रिटर्न टू हर प्री प्रेगनेंसी वेट एंड टोन एंड ऑल. टोनिंग एक्सरसाइजेज एंड ऑल, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज, ये सब चीज़ें भी 3 months प्लस पे की जा सकती हैं. मेनली एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से या बॉडी इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से दीज थिंग्स विल हेल्प. पर 3 months तक एक्सेसिव एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइजिंग, ये सब चीज़ें ब्रेस्ट फीड की क्वांटिटी को भी अफेक्ट करता है और उनकी बॉडी की हीलिंग को भी अफेक्ट कर सकता है. पर 3 months प्लस पर एवरीथिंग कैन बी डन. तो ये फैक्ट है कि जब अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं तो आपका वेट गेन नहीं होगा. Breastfeeding in fact helps in reducing the mother's weight, क्योंकि कैलोरी बर्नआउट होता है. Breastfeeding requires an additional, it's a calorie demand which is created in breastfeeding. तो जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं उनको वेट लॉस करने में हेल्प मिलता है. अच्छा. यूट्रस का साइज भी अपने ओरिजिनल साइज पर जल्दी जाता है. मदर का बेबी के साथ बॉन्डिंग तो डेफिनेटली होता है. तो मदर के लिए भी वेट लॉस पर्सपेक्टिव से, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में नॉर्मलसी बने रहने के पर्सपेक्टिव से, और कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि थोड़ा सा एक पार्शियल कॉन्ट्रासेप्शन, बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स होते हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग को एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह लिया गया है. तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में एग फॉर्मेशन लेट रिज्यूम होता है, तो इन अ वे वो बर्थ कंट्रोल के मेथड की तरह भी वर्क करता है. ऑल्दो उस पे हम 100% रिलाई नहीं कर सकते, बट येस देयर इज अ पार्शियल प्रोटेक्शन. तो ब्रेस्ट फीडिंग के मदर के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. वन ऑफ देम इज डेफिनेटली वेट लॉस. अगर हम पीरियड्स को लेकर बात करें तो पीरियड्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा महिलाओं में बहुत सारे इश्यूज हैं. प्री मेनोपॉज की अगर हम बात करें तो प्री मेनोपॉज क्या है और इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? प्री मेनोपॉज हम टेक्निकली कहते हैं उस टाइम को जो मेनोपॉज के आने वाला टाइम है. मेनोपॉज का यूजुअल टाइम वुमेन में 45 से 55 के बीच में होता है, विद द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वुमेन हैविंग द मेनोपॉज अराउंड 50. 40 की एज के पहले मेनोपॉज का होना अनयूजुअल है, बट 1% यानी 100 में से किसी एक में हो सकता है, जिसे हम प्री मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं. अच्छा. तो अगर टाइम से पहले मेनोपॉज हो गया है, उसके बॉडी के हेल्थ पर इम्प्लीकेशंस है, यानी कि हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से इन वुमेन में बोन हेल्थ रिलेटेड या कार्डिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, जिसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इफ रिक्वायर्ड उसको सुपरविजन में दिया जा सकता है. 40 के बियॉन्ड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तभी देना है जब उसके कोई स्पेसिफिक कारण है. अच्छा. जैसे मेनोपॉज जब वुमेन अप्रोच करती हैं, मेनोपॉज हम तब कहते हैं जब पूरा 1 साल वुमेन को पीरियड ना आया हो, तब हम उसे मेनोपॉज पहुंचा हुआ मान लेते हैं. उसे कंफर्म करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, बट यूजुअली हम क्लिनिकली ही अगर 12 months तक वुमेन को साइकिल नहीं आया तो मेनोपॉज हम मान लेते हैं. तो मेनोपॉज के
बाद भी हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से उनको वेजाइनल ड्राइनेस, इरिटेबिलिटी, तो हॉट फ्लैशेस, मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं? ब्लीडिंग नॉर्मली नहीं होनी चाहिए अगर 1 ईयर ऑफ मेनोपॉज उन्होंने 1 ईयर ऑफ नो साइकिल्स कंप्लीट कर लिया है। तो एनी ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज एक्चुअली अटेंशन डिजर्व करती है। तो किसी Okay. भी वुमेन को अगर मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो हमको कारण ढूंढना है। अच्छा। एक कॉमन कारण बहुत बार होता है कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग का बढ़ जाना, जो बहुत बार कैंसर्स यानी कि यूट्रस के कैंसर्स के कारण भी होता है। अच्छा। तो अगर मेनोपॉज होने के बाद किसी भी वुमेन को ब्लीडिंग हुआ है तो असेंशियल है एक अल्ट्रासाउंड होना, एक पैप स्मीयर होना, ये देखने के लिए कि यूट्रस के माउथ की हेल्थ ठीक है या नहीं, और एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन, क्योंकि हम हर कीमत पर अगर कैंसर है तो उसे अर्ली स्टेज पर पिक करना चाहते हैं, क्योंकि कैंसर्स का रूल है कि उनको जितना जल्दी पिक किया जाए उनका ट्रीटमेंट उतना ही इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो क्या पीरियड्स के साइकिल जो होते हैं, चाहे वो इरेगुलर हो चाहे लेट हुए हों, तो क्या वो मेनोपॉज से कनेक्टेड हैं? पीरियड के साइकिल्स का मेनोपॉज के टाइमिंग के साथ ये कनेक्शन कह सकते हैं कि जिनको साइकिल्स जल्दी स्टार्ट हुए, यानी जैसे मिनार्की हम कहते हैं, जब पहली बार एक गर्ल को अपना पीरियड आता है, तो जिनमें यूजुअली अर्ली मिनार्की होती है उनमें मेनोपॉज भी अर्ली हो सकता है। लेट मेनार्की यानी कि पहला पीरियड लेट आया तो उनमें मेनोपॉज लेट हो सकता है। मेनली ये लिंक है टाइमिंग ऑफ कमिंग द फर्स्ट साइकिल एंड मेनोपॉज का। पीरियड का पैटर्न कैसा चल रहा है उसके साथ मेनोपॉज कब आएगा का उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पाया गया। तो क्या आफ्टर बेबीज पीरियड साइकिल ऊपर नीचे हो जाता है? सिर्फ इसलिए कि हमको एक प्रेगनेंसी हुई है उसके हाँ। कारण नहीं, बट जैसे मैंने कहा कि इमीडिएटली अगर हम पोस्टपार्टम में हम ब्रेस्ट फीडिंग हैं तो ब्रेस्ट फीड करने के कारण हमें लेट साइकिल्स, डिलेड साइकिल्स और नो पीरियड्स भी हो सकते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। समटाइम्स 7-8 मंथ्स में साइकिल्स रिज्यूम होते हैं, कभी कभी 1 ईयर भी लग जाता है। बट जस्ट बिकॉज कि हम कभी प्रेग्नेंट हुए हैं, बल्कि प्रेगनेंसी बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे अच्छा। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर वगैरह की बात करें, हाँ। तो जिन मदर्स ने ब्रेस्ट फीड किया है या प्रीवियसली जिनको प्रेगनेंसी रही है, एज कम्पेयर टू दोज वुमेन जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं या जिन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं किया है, उनके कंपैरिजन में उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा रहता है हु हैव बीन मदर्स प्रीवियसली। तो प्रेगनेंसी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो जो यंग मदर्स हैं वो आगे जाके 40s में प्रॉब्लम फेस ना करे, कोई हेल्थ इश्यूज उनके साथ ना हो, तो अभी से उनको किस बात पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? एक रेगुलर एक्सरसाइज और एक न्यूट्रिशियस डाइट। न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब एक बैलेंस डाइट जिसमें हम अटेंशन पे करें एडिक्वेट पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड लॉट ऑफ वाटर। लॉट ऑफ वाटर मीन्स 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। जैसे स्पेशली विद वर्किंग वुमेन या अदरवाइज एट होम मदर्स ऑल्सो, अगर वाटर का इंटेक अच्छा नहीं है तो इट इज़ अ रूट कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डल स्किन। ये सारी चीज़ें वाटर के इंटेक से लिंक पाई गई हैं। तो वाटर का इंटेक, फ्रूट्स के पोर्शंस, एक बैलेंस डाइट और एक 30 to 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक और एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो कोई भी लाइक करता है। जैसे फॉर सम इट कैन बी स्विमिंग, फॉर सम इट कैन बी एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। तो कुछ भी जो भी वो पसंद करते हैं, या कुछ लोग अगर डांस करना पसंद करते हैं, कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो वो रेगुलरली डेली कर पाएँ। तो एक्सरसाइज का बोन हेल्थ के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन पाया गया है। अच्छा। जैसे आपने पूछा मुझसे, तो मेनोपॉज जो टाइम है ना, मेनोपॉज के टाइम पे हमारे बोन्स में कैल्शियम बहुत कम हो जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती ही है, बट कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के अलावा जैसे एक चीज़ का फ़ायदा देखा गया है वो है रेगुलर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। तो जो लोग मेनोपॉज के बाद रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनका बोन हेल्थ मेंटेन्ड रहता है। और क्योंकि 40 के बियॉन्ड हमारा बोन मास या बोन हेल्थ वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है, तो एक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बियॉन्ड द एज ऑफ 40 डेफिनेटली इट गोज़ अ लॉन्ग वे कि हमें आगे अडल्ट एज में या पोस्ट मेनोपॉजल एज में बोन हेल्थ को लेकर या टीथ हेल्थ को लेकर वहाँ पे इश्यूज़ ना आए। और इन चीज़ों के लिए जैसे जब हम 50s में एंटर करते हैं तो देयर आर इन्वेस्टिगेशन, जैसे डेक्सा स्कैन जिसे हम कहते हैं, जो हमारे बोन में मिनरल डेंसिटी को मेजर करती है। बोन मिनरल डेंसिटी मेजरमेंट कहते हैं इसको। वो प्लस ब्रेस्ट के हेल्थ के लिए एक मैमोग्राफी, पैप स्मीयर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा जो वुमेन बियॉन्ड 40 में बहुत बार ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह की चीज़ें एज की वजह से, नॉट जस्ट वुमेन, इट्स फॉर लाइक एवरीवन, बट पर्टिकुलरली क्योंकि आज हम वुमेन की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो लिपिड में चेंजेस आने लगते हैं, हमारा लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होने लगता है, या लिवर में डिसफंक्शन या किडनी में, तो एक रूटीन ब्लड वर्क तो हमें साल में एक बार कराना ही चाहिए। इसके अलावा एडिशनली जो वुमेन स्पेसिफिक हुआ एक मैमोग्राफी, जो एक स्पेसिफिक टेस्ट है ब्रेस्ट के हेल्थ के लिए। इट्स लाइक एन एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट में होने वाले छोटे छोटे लम्प्स को या जो सिनिस्टर लम्प्स को टाइम से पहले ही पकड़कर हमें चिता देता है कि हमें उसके लिए क्या करना है। पैप स्मीयर जो हमें 3 साल में एक बार कराना चाहिए।
अल्ट्रासाउंड जो यूट्रस और ओवरीज दोनों को देखता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको हर वुमेन को ख्याल रखना चाहिए कि मैं एनुअली एक बार ज़रूर करा लूँ, स्पेशली अगर मैं अपने 40s में हूँ। अगर मतलब आई डोंट नो इट्स अ मिथ और अ फैक्ट कि जैसे बहुत बार ये बोला जाता है कि अगर आपको कंसीव करना है तो आप इस टाइम पे इंटीमेट हो सकते हैं या फिर राइट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट दिस टाइम कि आपको कब अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना है, तो क्या ये फैक्ट है और ये मिथ है? एग्जैक्टली इन अ वुमेन जिनमें रेगुलर साइकिल्स हैं, वेयर वी नो इट्स अ 28 डे साइकिल और अ 30 और 32 डे साइकिल, तो जहाँ साइकिल की लेंथ डिफाइंड है वहाँ पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टाइल पीरियड, क्योंकि वुमेन की बॉडी में जो एग है वो उनके आने वाले पीरियड से लगभग 2 वीक्स पहले बनता है। तो अगर हम 28 डे साइकिल की बात करें तो वो टाइम डे 14 हुआ काउंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ पीरियड। पर क्योंकि साइकिल लेंथ वेरी कर सकती है, कभी 2-3 दिन इधर या कभी थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टाइल पीरियड। नॉर्मली हम फर्टाइल पीरियड लेते हैं शॉर्टेस्ट साइकिल और लॉन्गेस्ट साइकिल दोनों को मद्देनजर रखते हुए। तो हम डे 8 से लेकर डे 18 तक अधिकतर कपल्स को बोलते हैं कि इस बीच हमें ऑल्टरनेट डे ट्राई करना चाहिए। अच्छा। चैलेंज वहाँ आता है जहाँ पे साइकिल्स रेगुलर नहीं है। सपोजिंग किसी के साइकिल्स 45 डे हैं, 50 डे हैं, उनमें हो सकता है एग फॉर्मेशन नहीं भी हो रहा हो, या अगर हो भी रहा है तो बहुत लेट हो रहा है। और अगर वेरिएबल है साइकिल, कभी 40 डे हो जाती है, कभी 50 डे हो जाती है, उनमें आपको वो प्रिसाइजली पता करना कि एग फॉर्मेशन कब हो रहा है, डेज को काउंट करके थोड़ा चैलेंजिंग है। उसके लिए कुछ ओव्यूलेशन किट्स भी मार्केट में आते हैं, बट ऑब्वियसली वो आप कितने दिन चेक करेंगे उस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ता। तो ऐसे में हम कपल्स को एडवाइस करते हैं दे कैन कीप ट्राइंग लाइक एवरी सेकंड थर्ड डे। तो डेफिनेटली वो विंडो कहीं ना कहीं आएगा जहाँ पर एग फॉर्मेशन हो रहा होगा, बट इट्स ईजियर इन वुमेन जिनके रेगुलर साइकिल्स हैं। साइन आउट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो हमारी यंग मदर्स हैं या जो ऑलरेडी मदर्स हैं उनके लिए एक हेल्दी सा मैसेज इस मदर्स डे में आप प्लीज़ कन्वे करें। Okay, so to all the mothers, I will say कि it's time to celebrate your health, and it's time you take charge of your health, because if you don't, no one else will. With this, my best wishes on this Mother's Day to all the mothers out there. Thank you. So, मेरे ख्याल से सारी माँओं को मैसेज मिल गया होगा, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी तो आप वो मैसेज अपने बच्चों को दे रही हैं, उनको बता रही हैं कि अपना ख्याल कैसे खुद रखा जाता है। देखिए, आपका ये बहुत ज़रूरी है कि फैमिली भी उतना ही आपको सपोर्ट करे, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एक माँ खुद का ध्यान सबसे पहले रखे। ऑफ कोर्स उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑफिस हो गया, करियर हो गया, फैमिली हो गई, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले खुद का ख्याल रखें ताकि आप वही मैसेज, गुड मैसेज अपने बच्चों को दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर।